नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। पंचायत चुनाव के दौरान कई ऐसे चुनाव कर्मी थे जिनकी ड्यूटी या इस अवधि के दौरान मौत हो गई। कई शिक्षक भी इस संक्रमण के दौर में काल के गाल में समा गए। लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा पेच फंसा मृतकों की संख्या को लेकर, जिसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई। लेकिन सीएम योगी ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लेते हुए इस विवाद को ही खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। आखिर वो कौन सा फैसला है और आने वाले वक्त में क्या राहत मिल सकती है, एक रिपोर्ट के जरिए आइए आपको दिखाते हैं। यूपी पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमित होकर जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले पर प्रदेश में सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक चुनावी ड्यूटी के दौरान सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत की खबर ने इस मामले को और भी तेजी से सुर्खियों में ला दिया। इसी बीच एक बार फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मानवीय आधार पर एक बड़ा फैसला लिया है। चुनाव में ड्यूटी के दौरान हुई शिक्षकों की मौत के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि सालों पुरानी चुनावी गाइडलाइन को संशोधित किया जाएगा। इसको लेकर प्रस्ताव भी दे दिया गया है। साथ ही संबंधित विभाग अब इस पूरे मामले में निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेगा। उत्तर प्रदेश में चुनावों के दौरान शिक्षकों की मौत के मामले को लेकर शिक्षक संगठनों ने दावा किया था कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले 1621 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अन्य विभागीय कर्मियों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं सरकार के आंकड़े एकदम अलग हैं। बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से दावा किया गया है कि यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि शिक्षक संघ चुनावी पंचायती ड्यूटी में जान गंवाने वाले शिक्षकों को कोरोना से मृत मान रहा है, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद सरकारी गाइडलाइन के अनुसार चुनावी ड्यूटी में जान गंवाने वाले शिक्षकों को मृत मान रहा है। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक निर्वाचन अवधि चुनावी काम के लिए घर से निकलकर आदमी के ट्रेनिंग लेने और चुनाव कराकर घर लौटने को ही चुनाव ड्यूटी माना जाता है और इस अवधि के दौरान ही मृत्यु होने की स्थिति पर ही चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु माना जाता है, जिसमें केवल 3 लोगों की मौत हुई है। विभागीय जीओ के मुताबिक मृत शिक्षकों की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव और मृत्यु प्रमाण पत्र देना जरूरी होता है। ऐसे में परिवार को ही प्रमाण पत्र देकर सरकारी सेवकों की कोरोना से मौत साबित की जा सकती है। हालांकि शिक्षक कर्मचारी संघ का दावा है कि चुनाव शुरू होने से मतगणना तक पंचायत चुनाव ड्यूटी में 1600 से ज्यादा शिक्षकों की मौत हुई है, जिसको आधार मानकर उन्होंने सभी मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि देने और आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। उधर चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत कर्मचारियों की संख्या को लेकर चल रही खींचतान के बीच सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को गाइडलाइन में संशोधन का प्रस्ताव भेजने का फैसला लिया है। जो भी राजकीय कर्मचारी है, यदि उसकी ड्यूटी पर मृत्यु हुई है तो उसके परिजनों को, उसके आश्रितों को नौकरी देना, जैसे भी जिस प्रकार में थे, जो हमारे रेगुलर कर्मचारी थे उनको रेगुलर नौकरी देना, जो रोजगार सेवक शिक्षा मित्र थे उनको उसी श्रेणी में उनके आश्रितों को नौकरी देना, ये सरकार की कमिटमेंट है। सीएम योगी ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग की वर्षों पुरानी गाइडलाइन में संशोधन किए जाने की बात कही है, ताकि चुनाव के दौरान मृत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों को निर्धारित सहायता दी जा सके। सीएम ने कहा है कि संवेदनशीलता के साथ हर एक मामले की जांच की जाए और जिसमें भी ये सही मिले, चुनावी ड्यूटी के दौरान मृतक संक्रमित हुआ है तो उसके परिजनों या आश्रितों को उचित मुआवजा और नौकरी दी जाए। टीम न्यूज़ स्टेट। और अब आपको दिखाते हैं गोरखपुर के ही एक ऐसे परिवार की कहानी जहां चुनावी ड्यूटी के दौरान एक महिला ने कोरोना से जान गंवा दी, लेकिन सरकारी विभाग है कि मानने को राजी नहीं कि उनकी मौत ड्यूटी के दौरान हुई। एक रिपोर्ट देखिए। ये हैं गोरखपुर के अशोकनगर की रहने वाली 50 साल की पुष्पा पांडे, जो चरगावा ब्लॉक के जंगल अहमद अली शाह स्कूल में अध्यापिका थी। 14 अप्रैल को ही उनकी ड्यूटी पिपरौली ब्लॉक में चुनाव कराने के लिए लगी थी, लेकिन वो तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टी मांग रही थी, लेकिन अफसरों ने एक न सुनी और उनको जबरन ज्वाइन करने को कहा। इसकी सूचना मैंने पीठासीन को दी और पीठासीन ने वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर थे उनको दी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ड्यूटी कट नहीं सकती है। और फिर वो ये मसला चलता रहा आधे घंटे तक, 1 घंटे तक। फिर उसके बाद से मौके पे ये SDM सर आ गए। फिर उनको मैंने सारा वाक़या बताया
तो उन्होंने कहा कि जब उनकी तबीयत नहीं ठीक है तो उनको रिलीफ कर दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आधा घंटा गुजर गया और किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर अंततः माताजी वहाँ पे बेहोश हो गई। चुनाव से एक दिन पहले पुष्पा पांडे मतदान केंद्र पर पहुंची तो वहां पर उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां कुछ ही घंटे में उनकी मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज में आते आते उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी और फिर यहाँ पे पूर्वांचल हॉस्पिटल में वहाँ पे मैं लेके गया क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और फिर वहाँ पे उनका स्वर्गवास हो गया। बात सिर्फ चुनावी ड्यूटी के दौरान मौत की ही नहीं है, मौत के बाद भी अभी भी जिले के अधिकारियों ने उनकी कोरोना से मौत की रिपोर्ट शासन को नहीं दी है। जी, जैसे कल पेपर में मैंने पढ़ा तो उसमें था कि केवल 3 लोगों का ही नाम गया, उसमें माताजी का नाम नहीं था। मैंने ये गोरखपुर में जो निर्वाचन कार्यालय है वहाँ जाके जो भी दस्तावेज थे वहाँ सबमिट कर दिया था मैंने, और उसके बावजूद कुछ कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। बहरहाल ये सिर्फ पुष्पा पांडे का ही मामला नहीं है, बल्कि हजारों ऐसे लोग हैं जिनके परिजन आज भी अपनों को खोने के बाद कागजी कार्रवाई में अपनी चप्पलें घिस रहे हैं और अफसर मौज काट रहे हैं। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, गोरखपुर। और इसी पर बात करने के मेरे साथ राजेश दुबे जुड़ रहे हैं, प्रांतीय मंत्री हैं शिक्षक संघ के। राघवेंद्र सिंह साहब जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अजय वर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। कीर्तिनिधि पांडे साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा भी इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपके पास आऊं उससे पहले राजेश दुबे जी, पहला सवाल आपसे, ये क्या चल रहा है? आप लोग कुछ और आंकड़ा बताते हैं, सरकार कुछ और बता रही है, सच क्या है सर? हमने तो अंजीत जी, हमने तो पूरा डिटेल दे दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, शासन को। सारे मृतकों का पता, फोन नंबर उनके परिजनों का है, और इससे अधिक हम क्या दे सकते हैं। हमने एक एक आंकड़ा अपने जिलों से जुटाया और जुटाने के बाद हमने मुख्यमंत्री जी को सौंपा। हमने 8 मांगे उनके परिजनों के लिए हमने रखी हैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष, लेकिन शासन द्वारा केवल 3 शिक्षकों को मृत माना जा रहा है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और इस पे जैसा कि आपने अभी बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे कुछ अमल की है जी, तो हम देखते हैं कि क्या करते हैं। हमारी 8 मांगे हैं, 8 मांगों को हमने मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किया है। हमने तो शुरू से हम 12 अप्रैल से ही अपने साथियों की रक्षा की गुहार लगाते रहे हैं उत्तर प्रदेश शासन से, निर्वाचन आयोग से। हमने 12 अप्रैल को लिखा पत्र, हमने 22 अप्रैल को पत्र लिखा चुनाव को टालने के लिए, फिर 28 अप्रैल को हमने मतगणना टालने का अनुरोध किया, लेकिन किसी भी मुद्दे पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं आपके पास लौट रहा हूँ राजेश जी। अजय वर्मा जी, मुझे लगता है कि आप लोग सरकार के लिए आप लोग राजनीति कर रहे हैं बेकार में। सरकार काम करना चाहती है, आप लोग राजनीति करने बैठ जाते हैं। वर्मा जी अंजीत जी, सबसे पहले तो मेरी संवेदना है मेरी पार्टी की तरफ से उन 1600 कुछ शिक्षकों को, जो कि इस समय सरकार की तानाशाही के कारण सरकार अगर लिख के ये दे दी थी कि सरकार के आंकड़ों में नहीं है, आप 1600 आप बता रहे हैं, आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, तो शायद चुनाव टल सकते थे। अब ये तो, अरे सर, मैं ये तो आपको कागज दूंगा, शिक्षक संघ की मेरे पास चिट्ठी है, आपको तो अभी दिखाऊं आपको, जो इन्होंने बना के दिए। हमें ना सर, जो लोग सरकार में बैठे हैं उनको बताइए। डिबेट में था हजूर, जो आंकड़े हैं, मैं मुकदमे की हमें कोई चिंता नहीं है। सुन लीजिए अब आप, उत्तर प्रदेश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा हर जिले में बहुत सारा अलग है। बिल्कुल, अगर आप ये लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो जो झूठ बोलेगा, चाहे वो IAS अफसर हो, आप भी इनके खिलाफ कल बोलना शुरू कर दो, आपके खिलाफ भी मुकदमा हो जाएगा। जब तक आप इनके प्रिय हैं तब तक ही ठीक है। खैर, वो मुद्दा अलग है, मैं बहस नहीं कर रहा, मैं मुद्दों पे आ रहा हूँ। गोरखपुर का आपने मुद्दा इसलिए दिखाया कि गोरखपुर इस वक्त देश का सर्वाधिक मजबूत जिला है, चूंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो होने वाले प्रधानमंत्री हैं। बनारस भी दूसरे नंबर पर आता है, निकट भविष्य में होने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो ये तो जो चाहते हैं वो तो हो जाता है। क्या क्या आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर? अजय वर्मा आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं? वो पहले पूरा कर दूं मैं।
अरे हजूर पूरा तो कर दूं। कोर्ट ने जब इनको फटकार लगाई कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दीजिए, एक मृतक को आश्रित को वो दीजिए, तो तब इन्होंने जाके सुन ली। वरना सरकार, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनको रोज फटकार लगाती है हर मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, कोरोना के मुद्दे पे, मौतों के मुद्दे पे, शिक्षा के मौतों के मुद्दे पे, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर। तो भाई आखिर ये लोग चाहते क्या है? ये सरकार मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि किस मोड में है, डिक्टेटरशिप मोड में है, दावा करता हूं ये लोग तानाशाही में है। कांग्रेस के नेताओं ने उत्तर प्रदेश से केंद्र में किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये बताया राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट, जिससे चीन से इन लोगों ने 25 लाख रुपए दिए थे, क्यों पैसा लेते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट में? और उसमें पैसा जो है उसका पैसा क्यों नहीं अभी तक खर्च किया गया? ढेला खर्च नहीं किया। ये लोग सिर्फ बातें हवाई बातें करते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए ये लोग उत्तर प्रदेश में 32 सालों से नहीं है। 2 सीटें दी लोकसभा की, एक रह गई है। उत्तर प्रदेश की जनता इनको देखना पसंद नहीं करती, लेकिन ये लोग सिलेंडर के लिए लाइन है, अस्पताल के लिए लाइन है, ठोकने का काम करते हैं। आप लोग अपनी हरकतों में बाहर जाइए, नहीं तो उत्तर प्रदेश से आप लोग जो आपको वो भी नष्ट नाबूद आप लोग हो जाएंगे। आप लोग जिस तरीके के लिए टूल किट बनाइए, देश को बदनाम करने का काम किया है, देश के प्रधानमंत्री को घेरने का काम किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता आपको देख रही है। कोई देश की जनता, प्रदेश की जनता अंधी नहीं है आज की तारीख में। सोशल मीडिया के जमाने में लगातार टीवी चैनलों में डिबेट चल रही है, आप लोग बिल्कुल डिफेंसिव मोड पे हैं। मैं आता हूं सर आपके पास, मैं आता हूं अजय वर्मा जी, राघवेंद्र जी और कीर्तिनिधि पांडे जी चर्चा करेंगे। कीर्तिनिधि पांडे जी, आपने पता नहीं गौर से सुना या नहीं सुना, अगर सुना हो तो मैं आपको बता देता हूं। राघवेंद्र जी ने कहा आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है और विपक्ष तो नकारा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये वो कह रहे हैं प्रदेश सरकार में प्रवक्ता। देखिए सर रंजीत जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह सरकार चलाने में फेल हो चुके हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ ने 1600 से अधिक शिक्षकों की एक सूची सौंपी है, राज्य कर्मचारियों की, जिनकी मौत पंचायत के चुनाव में हुई है। हमें खुशी है, मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आपने गोरखपुर के उस इशूज को उठाया है जो पुष्पा पांडे जी प्राथमिक टीचर हैं प्राथमिक विद्यालय, और उनकी मौत चुनाव के दौरान हो गई। वो 7 तारीख को जब वो ट्रेनिंग पे गई थी अंजीत, जब वो 7 तारीख को ट्रेनिंग में गई थी तब भी वो बीमार थी। उन्होंने यहाँ के अफसरों को अवगत कराया कि हमें छुट्टी दे दीजिए, हम बीमार हैं, हम चुनाव ड्यूटी नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ के अफसरों ने उनके ऊपर कहा कि दबाव बनाया, कहा कि छुट्टी नहीं मिल सकती। 14 को हर हाल में रिपोर्टिंग करनी है। 14 तारीख को महिला ने रिपोर्टिंग किया और उसके बाद 15 तारीख को जब चुनाव सेंटर पे पोलिंग के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी, तब उसको छुट्टी मिली और उसकी मौत हो गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बोलिए राघवेंद्र जी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार और दूसरी तरफ गोरखपुर के अफसर, जिले के अफसर हैं। ये राघवेंद्र जी जैसे लोग, ये राघवेंद्र जैसे लोग जो अंधभक्त है भारतीय जनता पार्टी के, इनको न कोरोना के बीमारी दिखती है, न मरने वालों की संख्या दिखती है। ये लोग लगातार तमाशा करने वाले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। मैं बधाई देता हूँ अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मृतक के परिजनों से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बात किया और लोगों का हाल चाल लिया, और लगातार हम उनके सुख दुख के भागीदार हैं और उनके मदद करने का आश्वासन दे रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने जनपद में फेल है, और फेल इसलिए है कि जो इसके पहले 11 रत्न थे, उसके बाद इन्होंने 9 रत्न बनाए। ये अफसर उत्तर प्रदेश की सरकार को घुमा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश समाप्ति के कगार पर है। आप लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को घेरने के अलावा कोई काम नहीं करते। कोई काम तो बताइए, कोई रचनात्मक काम तो किया करिए। नियंत्रण नहीं है, ये मनमानी कर रहे हैं। चलिए 1621 कर्मचारियों के, मैं आता हूं सर आपके पास, और मैं एक सवाल और लेके आता हूं सर आपके पास, एक सवाल और लेके आता हूं। मेरे सहयोगी अभिषेक बने हुए हैं। मैं पहला सवाल अभिषेक से करना चाहता था, लेकिन चूंकि राजेश जी थे मेरे साथ, मैंने सोचा कि कम से कम सच्चाई को वो लोग बहुत करीब से देख रहे हैं तो वो भी बात सामने आ जाए। फिर हमने राघवेंद्र जी को मौका दिया कि भाई वो अपनी बात रख लें।
अभिषेक, मैं एक बात समझना चाहता हूं, इतना बड़ा कैसे अंतर हो सकता है अभिषेक आंकड़ों में? देखिए, सरकार मान ही नहीं रही है और सारी चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। जब से ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के बाद आप सामान लेकर, जैसे मेरठ में तीसरे चरण में चुनाव था, जैसी पुष्पा पांडे की स्टोरी दीपक श्रीवास्तव ने गोरखपुर से दिखाई, ऐसी स्टोरी मैंने आज की है। देवेंद्र यादव हैं, उनको भी बुखार था, उनको बुखार कहाँ चढ़ा, वो ट्रेनिंग करने गए, ट्रेनिंग में वो किसी टीचर के संपर्क में आए जो कोविड पॉजिटिव था, उनको बुखार हो गया। बुखार होने के बाद उन्होंने एसडीएम से लेके सबसे गुहार लगाई कि देखिए मुझे फीवर 103 है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जहाँ पर ये ट्रेनिंग हुई, जहाँ से सामान मिला, चुनाव पार्टियाँ का जो पोलिंग पार्टी जा रही थी, वहाँ थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए जिसमें कि आपका फीवर आ जाए। कोविड डायरेक्शन जो सरकार के हैं वो इस चुनाव में कहीं पालन नहीं हुए। दूसरी बात, डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि सब चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, RT-PCR रिपोर्ट है। देवेंद्र यादव ने जिस दिन 24 तारीख को, 25 तारीख को वो सामान लेके गए, 26 को चुनाव था, 24 को अपनी RT-PCR और एंटीजन टेस्ट कराया। एंटीजन में वो नेगेटिव आ गया। अधिकारियों ने कहा आप तो नेगेटिव है, उन्होंने कहा RT-PCR में टाइम लगेगा, 4 दिन का समय, लेकिन मेरा फीवर नहीं टूट रहा। उनको कहा FIR हो जाएगी, घर पे अगर आप बैठे आपको आना ही होगा। ये जो FIR की धमकी थी, बहुत सारे टीचर बीमार होने के बावजूद ड्यूटी करते रहे। अब वो 25 को सामान लेके चले गए, उनका फीवर वहीं पोलिंग स्टेशन पे 104 हो गया सर। और 104 होने के बाद जब वो 6 तारीख को, माफ़ कीजिएगा, जब 26 तारीख को ड्यूटी घर के लौटे तो रात भर वो परेशान रहे। 27 को उनकी RT-PCR पॉजिटिव आ जाती है। 28 को मेरठ के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता, हालत नहीं संभलती, उनको बुलंदशहर फिर ग्रेटर नोएडा। 13 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। ट्रेनिंग से लेके सारी चीज़ ऑन रिकॉर्ड में है, किस किस की कहाँ ड्यूटी लगी, इसके किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि अगर इतना बड़ा अंतर है तो शिक्षक संघ अभी तक हाईकोर्ट क्यों नहीं गया? हाईकोर्ट अगर चला जाएगा तुरंत का तुरंत पानी का पानी। राजेश जी जल्दी जवाब दीजिए, मुझे एक रिपोर्ट दिखानी है। राजेश जल्दी जवाब दीजिए। अभिषेक ने पूछा कि भाई जब इतना अंतर है तो आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? नहीं, अभी तो देखिए कल सरकार से ये रिपोर्ट आई है 3 शिक्षकों के मरने की जी पुष्टि हुई है। हम उसका घोर निंदा हमने किया है। हमारे अध्यक्ष जी ने कल कहा है कि हम अपने मृतक शिक्षकों के परिजनों को और मृतक शिक्षकों को न्याय दिला के रहेंगे। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि अगर हम न्याय नहीं दिला पाए तो अपना इस्तीफा भी दे देंगे। जहाँ तक कोर्ट की बात है, हम अपने शासन से, हम अपने मुख्यमंत्री जी से, हमने सरकार से गुहार लगाई है। अगर हमारी सरकार बातें नहीं मानेगी तो आगे जो निर्णय होगा, जो प्रांतीय संगठन करेगा, वो किया जाएगा। ठीक है सर, बने रहिए, लौट रहे हैं। तो एक और रिपोर्ट आप सबको हम दिखाना चाहते हैं। एक और रिपोर्ट है हमारे पास, क्योंकि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कोरोना संक्रमण से सिर्फ 3 अध्यापकों की मौत की बात कर रही है, वहीं प्रतापगढ़ जिले में अकेले 30 अध्यापकों की मौत हुई है, जिनमें से एक हैं आलोक मिश्र। आंखों में आंसू और हाथों में अपने पति की तस्वीर लिए ये हैं रंजना मिश्रा। कोरोना के चलते जिनके पति की मौत 26 अप्रैल की रात हो गई थी। अध्यापक आलोक मिश्रा की ड्यूटी यूपी के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगी थी और उन्होंने 7 से 15 अप्रैल तक शहर के सेंट एंथोनी स्कूल में प्रशिक्षण भी दिया। प्रशिक्षण के अगले ही दिन 16 अप्रैल को आलोक मिश्रा बुखार से पीड़ित हो गए और जब तक उनकी जांच रिपोर्ट आती तब तक उनकी मौत हो गई। 7 तारीख से लगी तो 7 से 15 तक, 7 से 12 तक शेड्यूल था, लेकिन बीच में ब्रेक हो गया था तो 15 तक उसको किया गया। उस ट्रेनिंग के बाद से आए तो इनको हल्का सा फीवर महसूस हुआ, चीजें काफी बिगड़ गई और 25-26 तारीख की रात खत्म हो गया। इस परिवार का दुख उस वक्त और बढ़ गया जब सरकार ने उनके पति की मौत को ड्यूटी के दौरान नहीं माना। गाइडलाइन में तो यही है कि अगर उन्होंने प्रशिक्षण में परवाह किया या मतदान प्रक्रिया में भाग लिया या मतगणना में भाग लिया और भाग लिया और उसके बाद वो घर पहुंच गए, इस बीच में अगर उनका जो है इस अवधि में अगर उनके संक्रमण से मौत होती है तो ये आधिकारिक माना जाए। चुनाव की गाइडलाइन ही ऐसी है कि कई लोगों को उनकी असली ड्यूटी का भी हक नहीं मिल रहा है। ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव प्रक्रिया के कारण ही संक्रमित हुआ। आपके हिसाब से कोरोना में किसी की डेथ नहीं हुई? नहीं, कोरोना संक्रमण से डेथ हुई है जी, लेकिन चुनाव प्रक्रिया की वजह से ये नहीं कहा जा सकता। ये थे हमारे साथ प्रतापगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रतापगढ़ जिले में 30 अध्यापकों की मौत तो हुई है, लेकिन वह मौत पंचायत चुनाव की वजह से हुई है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी से पूछा जाना चाहिए था
कि जब वो चुनाव कराने के लिए गए ठीक थे नहीं ठीक थे, क्योंकि सारे आंकड़े और सारी कागजी कार्रवाई पूरी होती है और वो है। राघवेंद्र सिंह साहब, एक बात मुझे समझाइए कि इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैं आ रहा हूँ कीर्ति जी, मुझे 1 मिनट का दीजिएगा सर। मैं राघवेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज मुख्यमंत्री ने कहा है चुनाव आयोग से बात करने के लिए, इसमें बदलाव करने के लिए गाइडलाइन में, लेकिन सवाल इस बात का यह है ना सर कि आपके अधिकारी मान ही नहीं रहे हैं कि इतनी मौतें हुई हैं, और जब तक आप मानेंगे नहीं इस बात को, सच स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक मुख्यमंत्री जी की बात कैसे पहुंच पाएगी? अगर मुख्यमंत्री जी चाहते हैं बदलाव हो, फिर अधिकारी गड़बड़ क्यों कर रहे हैं? नहीं अजीत जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई है, इसमें मुख्य सचिव है, पंचायत राज्य अपर आयुक्त है और राज्य निर्वाचन आयोग से कहा है बात करने, कमेटी बनाई गई है और उसमें कहा गया है कि आप लोग कोरोना से बिल्कुल बोलिए न उसमें संबंधित नई गाइडलाइन बनाइए आप। जी बिल्कुल, क्योंकि जो पुरानी गाइडलाइन थी उसमें कोरोना से संबंधित कोई विषय नहीं था। जो पुराने जो संक्रमित बताए गए हैं, संक्रमितों के जो कितने पांडे जी बोलिए सर, आप बोलना चाह रहे थे, मैंने रोका था बीच में आपको। पुरानी राघवेंद्र जी की बात का भी आप जवाब दे सकते हैं, एक भी जो शिक्षक की मौत हुई है उसको जो है इग्नोर नहीं किया जाएगा। अंजीत 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है जी। पंचायत के चुनाव में जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव हुए, ट्रेनिंग से लेकर के मतदान तक, और मतदान ट्रेनिंग से मतदान के बीच में जो लोग संक्रमित हुए बिल्कुल, उनकी मौत 2-4 दिन बाद तक हुई जी, वो सब चुनाव के दौरान मौत हुई, ये माना जाएगा। 1621 लोगों की मौत अगर उत्तर प्रदेश में हुई, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा मुआवजा दिया जाए, तो मैं समाजवादी पार्टी प्राथमिक शिक्षक संघ के उस सूची के साथ है और ये मांग करती है कि सभी शिक्षकों को पूर्ण मुआवजा दिया जाए, उनके आश्रितों को नौकरी दिया जाए, तभी ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षकों के साथ। अजय वर्मा जी और राघवेंद्र जी, अजय वर्मा जी बोलिए सर। अरे भाई, ये बात क्यों आप अपनी पीठ ठोक रहे हैं? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पहले कह चुके हैं, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए, सुनने नहीं देते हैं, बोल दीजिए। आपके मुख्यमंत्री जी और आप दोनों लोग प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप लोग काम करने वाले लोग नहीं हैं। अरे आप लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। और राघवेंद्र जी, अंधभक्ति छोड़िए, जनता के साथ न्याय करिए, मुख्यमंत्री जनता के साथ न्याय करिए, जनता के साथ वैक्सीनेशन कराया, वरना आप लोगों में से कोई भी वैक्सीनेशन करा के समाज में फोटो डाली। आप लोग खुद ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का टीका है, हम लोग टीका नहीं लगवाएंगे, हमारी सरकार आएगी, हम अपना टीका बनवाएंगे। आप लोग क्या बात कर रहे हो? आप लोग सिर्फ विरोध करने का काम करते हो, कोई भी रचनात्मक विरोध नहीं करते हो। आप लोग सिर्फ चित्रान्वेषण करते हैं। आप लोग घर बैठिए जाके, आप लोग चिंता मत करिए। उत्तर प्रदेश की जनता आप लोग को भली प्रकार पहचान चुकी है। बड़ी देखिए, हमारी नई गाइडलाइन बन रही है, सच्चाई के साथ शिक्षक को सच के साथ मौत हुई होगी, लगातार उसमें झूठ बोलने वाले। राजेश जी अगला कदम आपका क्या होगा सर, जल्दी से? नई गाइडलाइन बन रही है, पुरानी गाइडलाइन को हटाना। जी नहीं, 2 चीजें जी जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो हमारे अधिकारीगण कह रहे हैं कि कोरोना से एक 20 दिन पहले मैं बता रहा हूं, पंचायती राज विभाग ने एक शासनादेश जारी किया था जिसमें कोरोना से मौत को भी उन्होंने जोड़ा था निर्वाचन ड्यूटी में जी। और कोरोना से एट स्पॉट मृत्यु नहीं होती है, और अगर उसको ये मान रहे हैं कि एट स्पॉट मृत्यु होगी, तब तो मैं कहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में जितने हमारे डॉक्टर्स सेवा करते करते संक्रमित हुए और उसके बाद जाके कहीं एडमिट हुए या होम आइसोलेशन में मृत्यु हुए, तब तो उनको भी ऑन ड्यूटी कैसे माना गया जी? अगर हमें ऑन ड्यूटी नहीं माना जा रहा है, हम ड्यूटी में प्रशिक्षण के बाद संक्रमित हुए, हम चुनाव के बाद संक्रमित हुए, हम मतगणना के बाद संक्रमित हुए, और संक्रमित होने के बाद एक ऐसा रोग है जिसका लक्षण ही 4 से 5 दिन बाद आता है शरीर में, उसके बाद फिर जांच और उपचार की बात आती है। तो ऐसे में ये कहना कि एट स्पॉट मृत्यु को ही मानेंगे, जबकि कोरोना को जोड़ा जा चुका है पंचायती राज विभाग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही रुकना, कुछ ही पलों के लिए आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।